टेंथ 10 क्लास का भौतिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 नंबरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल इसमें है। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर 5 का ऊर्जा का स्रोत है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां हैं? वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष से प्राप्त, जो लाखों पूर्व वर्ष पृथ्वी की गहराई में दब गए थे, से प्राप्त होता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे जो तथा जानवरों के अवशेष से प्राप्त लाखों वर्ष जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, कोयले बन जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन की हानि है, जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे कोयला उला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, तो इससे प्रदूषण फैलता है, इससे ये हानि होती है। सेकेंड, जलने से CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्रीन हाउस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे ओजोन परत पर हानि पड़ती है, जिससे ओजोन परत के छिद्र होने लगता है। तीसरा नंबर, जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा SO2 HO2 ये होता है, जबकि असमाप्त समाप्त अनुकरणीय है। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। नाभिकीय संलयन में अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकीय एवं भारी नाभिक संलयन के नाभिकों अति उच्च योग के एक दूसरे से प्राप्त पहुंचता है, ताकि वे विद्युत प्रतिकर्षण जीत सके। करीब 10 के पावर -15 मीटर के भीतर पाए जाते हैं। जैसे ये 2H2 + 2 के H जोड़ के क्या था? 3HEN+। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बने हैं? जीवाश्म ईंधन उन पेड़ पौधे जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के बनते हैं? ठीक है, जीवाश्म ईंधन उन पेड़ पौधों के अवशेषों से बनते हैं, अवशेषों जंतुओं के अवशेष से बने, जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे होते हैं। पृथ्वी के अंदर दबकर तल छट से ढक जाने के कारण इन जीवो अवशेषों के यायु के ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा दाब, ताप और बैक्टीरिया के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधे तथा जंतुओं के दबे अवशेष कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन प्रभावित होते हैं। सिंपल भाषा में जीवाश्म ईंधन, जो पेड़ पौधे जो टूट जाते हैं गल सल के, या पेड़ पौधे हो गए या घास भूसा हो गया, पृथ्वी के अंदर धीरे से दब जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है, जिसके कारण ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ईंधन क्या है? इनकी विशेषता लिखें। जिस ईंधन का उष्मीय मान अधिक होता है तथा धुआं रहित है, उसे आदर्श ईंधन कहते हैं। अर्थात जिसका उष्मीय मान अधिक, ताप अधिक निकलता है, उसमें धुआं नहीं निकलता है, वो आदर्श ईंधन है। आदर्श ईंधन निम्नलिखित विशेषता है। पहला, जिसका उष्मीय मान ज़्यादा हो, जो सस्ता और आसानी से मार्केट में मतलब सस्ता मिल जाए। 3 नंबर, जिसका ऊष्मा की प्राप्ति अधिक हो, जिसमें मतलब आँच वोच ज़्यादा निकले, दहन ज़्यादा होके, ताप ज़्यादा निकले। चौथा नंबर, जो जलन में सुगम हो, मतलब जलने पर अच्छा खासा जल्दी आँच निकले, मतलब ज़्यादा फ्रेश होके, जो धुआं नहीं, कुछ कुछ होता है जो आँखों में लगता है, नहीं लगे। 6 नंबर, नाभिकीय विखंडन क्या है? इसका कोई एक उचित उदाहरण दें। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम 235 जैसे भारी परमाणु अस्थायी नाभिक टूटकर मध्यम भार वाले 2 नाभिक बना देते हैं तथा ऊर्जा की अति विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। जब यूरेनियम 235 परमाणु पर धीमी गति वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो यूरेनियम भारी नाभिक टूटकर 2 मध्यम भार वाले परमाणु बेरियम 139 तथा क्रिप्टोन 94 बना देता है तथा 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यूरेनियम 235 के विखंडन के दौरान अति विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इसका ये है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ईंधन क्या है? अच्छा ईंधन क्या है? वो जिसका उष्मीय मान उच्च हो, जो सस्ता आसानी से उपलब्ध हो, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, जलने पर अल्प धुआं, मतलब धुआं बहुत कम निकले, अधिक उष्मा उत्पन्न हो। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूपट्टी की गहराई में भौमिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टानों के ऊपर और धकेल दी जाती है। भूमिगत जल तरने इन तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है, भाप उत्पन्न होता है। कभी कभी तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने की निकास मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म या उष्ण कहते हैं। कभी कभी भाप चट्टानों के बीच रुक जाती है और इसका दबाव बहुत अधिक हो जाता है। पाइप डालकर भाप को बाहर निकाला जा सकता है और उसकी सहायता से विद्युत
के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। अतः भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी की गहराइयों से तप्त स्थल और भूमिगत जल से बनी भाप से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो ताप बनी रहती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मीय ईंधन तथा सूर्य की तुलना में कीजिए और उनमें अंतर बताइए। जीवाश्मीय ईंधन और ऊर्जा के रूप में सूर्य। जीवाश्मीय ईंधन अनविकिरणीय है। ऊर्जा जो स्रोत के रूप में सूर्य नवकरणीय है, ये नवकरणीय ऊर्जा है, ये अनविकिरण जैसे इसकी समाप्ति हो सकती है, ये सूर्य की ऊर्जा समाप्ति नहीं बनता रहता है, ये समाप्त होगा। दूसरा, भविष्य में यह समाप्त हो सकता है, यह भविष्य में क्या हुआ समाप्त तो नहीं होने वाला स्रोत है। तीसरा, इसमें प्रदूषण फैलता है, इसमें प्रदूषण में जीवाश्म ईंधन में क्या प्रदूषण फैलता है, इसमें प्रदूषण देखते हैं सूर्य के प्रकाश से प्रदूषण कोई नहीं फैलता है। चौथा, कोयला संयंत्र लगाने की लागत बहुत अधिक नहीं है, जबकि चौथा है सौर शक्ति संयंत्र लगाने की लागत बहुत अधिक है, मतलब सौर ऊर्जा से सौर प्लेट बहुत लगा होता है, इससे कोयला संयंत्र बहुत कम लगता है। पांचवा, ऊर्जा सारे साल उत्पन्न की जा सकती है। यह संयंत्र रात में बादलों वाले दिन में तथा वर्षा वाले दिनों में कार्य नहीं कर पाते हैं, मतलब सौर प्लेट जो लगता है वो सूर्य के प्रकाश पे ही काम करता है। ये रात हो गई, इस रात में काम नहीं करती, जिस दिन बादल रहता है उस दिन भी काम नहीं होगा, वर्षा वाला दिन में भी काम नहीं कर सकता है। बाकी सौर ऊर्जा साल उत्पन्न की जा सकती है हरदम। 10 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोतों के वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करेंगे। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, समाप्य या अक्षय के विकल्प। नवीकरणीय और अनवीकरणीय विकल्प। नवीकरणीय किसे कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत, ये स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति जब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौरमंडल विद्यमान है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सागर की तरंगे, परमाणु ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय स्रोत है। ये न क्या है? नवीकरणीय स्रोत। पवन ऊर्जा है क्या है कि ये प्राकृतिक के देन से है, ये खत्म होने वाला नहीं है। जल ऊर्जा भी वही है, सागर से भी है। अनवीकरणीय ऊर्जा 2 नंबर। ऊर्जा के ऐसे स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थितियों में बने थे। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ये नवीकरणीय स्रोत पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं। इनको उपयोग करने के बाद ये समाप्त भी हो सकते हैं या बहुत दिन लग जाता है इन्हें बनाने में। बी नंबर, समाप्य तथा असमाप्य। ऊर्जा के समाप्य स्रोत नवीकरणीय है, जबकि असमाप्य स्रोत अनवीकरणीय कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय क्रियाओं अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस है? उत्तर है, बायोगैस का जैव मुख्यतः मीथेन CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा हाइड्रोजन H2 तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का एक मिश्रण है। इसमें 65% मीथेन है, जिस कारण ये उत्तम ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य योग्य मानते हैं। अपने चयन के लिए संपर्क करें। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम ऐसे ऊर्जा हैं जिन्हें समाप्य योग्य माना जाता है, मतलब उपयोग करने के बाद ये समाप्त भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 200 वर्ष तक के पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, जबकि इनके निर्माण के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। 200 वर्ष बाद ये समाप्त भी हो सकता है, जिसके निर्माण में बहुत दिन रहते हैं, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो। पहला, वह उचित मात्रा में आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। दूसरा, इसे प्रयोग करना आसान होना चाहिए। तीसरा, यह परिवहन करना आसान होना चाहिए, मतलब यह जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी पड़े। चौथा नंबर, इसका भंडार आसान से हो, मतलब भंडार मतलब इसको संचित रखकर बहुत दिनों तक रख सकें। यह लंबे समय तक हमें नियमित रूप से आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, मतलब लंबे समय तक 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हम रखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। 15 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के आदर्श स्रोत से क्या गुण होते हैं? ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण होते हैं निम्न। पहला, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, सरलता से प्रयोग करने की सुविधा से संपन्न होनी चाहिए। तीसरा, समान दर से ऊर्जा उत्पत्ति होनी चाहिए। चौथा, सरल भंडार के योग्य होना चाहिए। पांचवा, परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए। ये सारे NCERT के क्वेश्चन हैं जो 10 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख कर जाइए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट आप वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये आपके पास फर्स्ट बार ही पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं।
नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन के बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होता है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। सत्रह में कुछ सौर कुकर का उपयोग करने के क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की समाप्ति की योग्यता होती है? सौर कुकर से लाभ: ईंधन का कोई खर्च नहीं होता है, पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित होता है। तीसरा, किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाता है ये सौर कुकर। सौर कुकर की हानियाँ: बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं कर सकता है, रात के समय काम में नहीं लाया जा सकता है तथा बादलों के दिन काम नहीं कर सकता है। चौथा, यह 100 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने के लिए 2-3 घंटे ले सकता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकरों का सीमित प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में आकाश प्रायः बादलों से घिरा रहता है, इनकी सीमित उपयोगिता होती है। मतलब बादलों के दिन ये सौर कुकर काम नहीं करता है, इसके लिए धूप पूरा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसी दिन ये काम करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की बढ़ती मांगे के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। ऊर्जा की मांग को जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती ही जाएगी। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा की खपत कम नहीं हो सकती है। उद्योग धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकता आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती रहेगी। यह भिन्न बात है। वह प्रदूषण फैलाएगा तथा पर्यावरण में परिवर्तन करेगा। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। लगभग 200 वर्ष के बाद ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जल विद्युत ऊर्जा के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिस कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा के विभिन्न नए स्रोत खोजते समय ध्यान रखना चाहिए कि ईंधन की कैलोरीमान अधिक हो, उससे प्राप्त करना सरल हो और उसका दाम बहुत अधिक ना हो। स्रोत का पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ऐसा खोज करना चाहिए जिसका दाम अधिक हो, पर्यावरण पर उसका क्षति ना हो, आसानी से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, जल मात्रा तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर बताइए। ऊर्जा स्रोत के रूप में जल मात्रा, ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत ऊर्जा। पहला, ऊर्जा स्रोत के रूप में जल मात्रा नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा, ऊर्जा स्रोत के रूप में जल मात्रा उत्पन्न करने के लिए संयंत्र सब जगह लगाए जा सकते हैं। यह संयंत्र दूर दराज के गांवों जहां जल का स्रोत नहीं है वहां भी लगाए जा सकते हैं। तीसरा, इसमें अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना मुश्किल एवं महंगी प्रक्रिया है। यह ग्रीन हाउस गैस से उत्पन्न कर सकता है, मतलब ग्रीन हाउस का यह दुष्प्रभाव डाल सकता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल को नवीकरणीय माना जाता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत प्राप्त करने के संयंत्र केवल उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां नदियां पर बांध बना सके। जल का वहीं से होगा जहां पर नदियां होगी, बांध बनाए जाएंगे, तभी यहाँ पर संयंत्र रखना होता है। तीसरा, एक बार संयंत्र शुरू होने के बाद जल के इकट्ठा पैदा करने का मुश्किल कार्य नहीं है। तीसरा, यह ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं कर सकती है, SO2 नहीं कर सकती है, जिससे वो हानि नहीं हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा क्या है? पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। यह पर्यावरणीय हितैषी है एवं दक्ष है स्रोत है। इसे टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है। इस बार मॉडल सेट भी हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन, ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, समझाइए। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है उन्हें ईंधन कहते हैं। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था में उपलब्ध होते हैं।
कोयला, लकड़ी, कोक, चारकोल ठोस ईंधन है, जबकि पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन तरल ईंधन है, जबकि प्राकृतिक गैस, बायोगैस आदि गैस के ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? इसका मुख्य लाभ क्या है? भारत में यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 होती है। इसका मुख्य प्रमुख लाभ है यह है कि यह घरों तथा उद्योगों में सीधा जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में त्रिपुरा, जैसलमेर तथा मुंबई के अपतट आदि स्थानों पर इसके भंडार है तथा कृष्णा तथा गोदावरी डेल्टा में भी इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा पता है। OTC क्या है? इसका पूरा नाम लिखिए तथा बताएं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। OTC सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के लिए एक संयंत्र है। इसका पूरा नाम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट है। इस संयंत्र का उपयोग महासागरीय तापीय ऊर्जा को रूपांतरण विद्युत ऊर्जा संयंत्र के टरबाइन को चलाने में किया जाता है। इस संयंत्र को तब प्रचलित किया जा सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधनों का वर्गीकरण उनकी अवस्था के अनुसार किस किस में किया जा सकता है? उदाहरण देकर लिखिए। भौतिक अवस्था के अनुसार ईंधनों का वर्गीकरण 3 अवस्था में ठोस, तरल एवं गैस के रूप में किया जाता है। ठोस ईंधन के रूप में आता है कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी, ये भी है, इसको बढ़िया से अच्छा से देख लीजिएगा। द्रव ईंधन डीजल, पेट्रोल, किरोसिन होता है तथा गैस ईंधन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, बायोगैस ये आता है। सूर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन साफ कर लेते हैं, दिखाई देगा फ्रेश। सूर्य को ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्यों माना जाता है? उत्तर है, सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर हवा चलती है तथा जल चक्र चलता है। पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इसी भोजन पर ही समस्त मानव जाति तथा जंतुओं का जीवन निर्भर करता है तथा अन्य ऊर्जाओं का मूल स्रोत भी सूर्य ही है। यदि सूर्य ना होता तो किसी प्रकार की ऊर्जा भी नहीं होती। यह कहना पूर्ण रूप से सही है कि ऊर्जा का प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत सूर्य है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं बन पाएगा, इसलिए पेड़ पौधे सूर्य हैं तभी पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG को अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है? LPG को अच्छा ईंधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि पहला, LPG अधिक कैलोरीमान है। दूसरा, यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है। इसमें कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात इसमें वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। तीसरा, LPG के दहन के उपरांत कुछ अवशेष नहीं रहता है, अतः एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है। इसमें अवशेष नहीं, कोयला से राख को नहीं बचता है। ये ऊष्मा उत्पन्न करने के कम खर्च वाला ईंधन है। इसमें मतलब कम खर्च होता है, मैंने पैसा से कम लागत होता है, अच्छा खासा मिल जाता है। 27 नंबर, सौर सेलों के विभिन्न उपयोग बताएं। सौर सेलों का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। एक कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक यान मुख्य रूप से सौर पैनलों द्वारा उत्पादित विद्युत पर निर्भर करता है। भारत में इन सेलों का उपयोग प्रकाश व्यवस्था, जल पंपों, रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यों के लिए किया जा सकता है। तीसरा, सौर सेलों का उपयोग लाइट हाउस तथा तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएं खोदने के रिंग को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बायोगैस क्या है? इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके 2 उपयोग बताएं। बायोगैस यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। बायोगैस क्या है? यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव मीथेन है जो कि यह उत्तम ईंधन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बायोगैस का उपयोग यह खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग जाता है। खाना पकाने में इसका प्रयोग बहुत अच्छा कर किया जाता है। यह ईंधन चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इंजन चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह सड़क की रोशनी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं गलत थोड़ा पढ़ा जाता है, स्पीड जल्दी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, मैं तो ज़्यादा वीडियो बनाना हो पाए इसलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पवन किसे कहते हैं? पवन किस प्रकार चलती है? पवन गतिशील याव को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? गतिशील याव को पवन कहते हैं। पवन चलाना ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सौर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी की
सतह के निकट या वो शीघ्र ही गर्म हो जाती है और पृथ्वी के ऊपर उठने लगती है। इस खाली स्थान को भरने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ठंडी एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाह करने लगती है और निरंतर हवाएं चलने लगती है। हवा की इस प्रवाह में पृथ्वी घूर्णन तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण लगातार बाधा पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के कोई दो कारण बताएं। आंसर, गोबर को सीधे ही उपलों के रूप में जलाने में उपस्थित नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने से साफ सुथरा ईंधन प्राप्त होने के पश्चात अपशिष्ट यह स्लरी को खेती में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, गोबर को उपलों के रूप में जलाने से अत्यधिक धुआं उत्पन्न हो जाता है जिसके या प्रदूषित हो जाती है। दूसरी ओर जैव गैस बनती है जिससे हवा प्रदूषित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितीय ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से समझाएं। उत्तर है, जो ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण आकार के कारण उपस्थिति होती है उसे स्थितीय ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण आकार के कारण उपस्थिति होती है स्थितीय ऊर्जा कहते हैं। स्थितीय ऊर्जा कहता है mgh फार्मूला होता है, इस पर बनता है, जहाँ m क्या है, सहित है, मास है, g गुरुत्वीय ग्रेविटी है, h ऊंचाई है, हाइट है। उदाहरण है, पानी को टंकी को एकत्रित करने में उसमें स्थितीय ऊर्जा की इकट्ठी होती है। खींचे हुए कमान के तीर में स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे तीर धनुष होता है जो छोड़ने पर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तीसरा है, घड़ी में चाबी भरने से स्प्रिंग के में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है जो गतिज ऊर्जा में बदल कर घड़ी को चलाने में रखती है। तीनों भी यही बार बार पूछता रहता है कि पूछेगा कि इस घड़ी के चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके कारण उदाहरण लिखे। जो ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ms संहिति है जिसे मास कहते हैं, वेग वेलोसिटी है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन हरदम पूछता है, ये आप देख लीजिए। गतिज ऊर्जा के सारा उदाहरण है। बंदूक से निकली हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी में कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पवन चक्की चलाने की गतिज ऊर्जा होती है। पाल एवं नाव की इसमें कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा चलती है। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा में दो अंतर बताएं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा उनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्षों के बाद या लाखों वर्षों के बाद होती है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के उसे स्रोत जो अपरिमित है तथा उन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान करती रहती है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। वो जो प्रकृति में प्रदान करती है जो समाप्त जल्दी नहीं होगा उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जो समाप्त होगा हम प्रकृति नहीं, जो पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे निर्माण होता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा नंबर है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करता है जबकि नवीकरणीय ऊर्जा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के भेद लिखें। नाभिकीय संलयन, इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो, ये दो मिलकर एक का निर्माण करते हैं, जबकि ये एक होकर दो में विघटित होकर दो को बन जाते हैं। दूसरा, ऊर्जा, बहुत ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन बहुत ऊर्जा अधिक होती है जबकि नाभिकीय संलयन की तुलना में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होता है। तीसरा, यह अभिक्रिया बहुत उच्च ताप पर होती है जबकि यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर हो सकती है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है ये, जबकि नाभिकीय विखंडन का ये है। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, उनमें अंतर लिखिए। ये आगे हम बता चुके हैं पहले ही, एक बार देख लीजिए आप अच्छा से। ये जीवाश्म ईंधन सीमित होती है, ये मिलने वाली सीमित असीमित होती है, जितना उतना मिलता है। इसके जलने पर प्रदूषित होता है जबकि ये प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। तीसरा है, किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है जबकि ये बादल रहित या बादल जिस दिन रहेगा या धूप नहीं लगे उस दिन उपयोग इसका नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अनुकरणीय ऊर्जा का स्रोत लिखिए, ये आपको हम ऊपर लिखा दिए, एक बार और आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए, उनमें अंतर लिखिए, ये भी ऊपर बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 14, निम्नलिखित ऊर्जा को निष्कासित करने के सीमाएं लिखिए।
ये तीनों के बारे में बताइए। घोषित करने की सीमाएं लिखिए। पवन, तरंगे, ज्वार भाटा। पवनों से निष्कासित होने वाली ऊर्जाओं की सीमाएं है। पहला, हर एक जगह हर क्षण बहता पवन उपलब्ध नहीं होता है। पवनों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग से अधिक होना चाहिए। तरंगों से उत्पादित ऊर्जा की सीमाएं, हर एक समय तरंग की उपलब्धता नहीं रहती है, यह अत्यधिक खर्चीला है। सी नंबर, ज्वार भाटा से उत्पन्नीय ऊर्जा की सीमाएं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सागरों में बड़े बांध की जरूरत होती है, ऐसे स्थानें सीमित है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बांध बनाना काफ़ी महंगा होता है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इनके कारण निम्न है। हाइड्रोजन का उसमें मान सीएनजी से अधिक होता है। सीएनजी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा नंबर, सीएनजी ग्रीन हाउस गैस से, जबकि हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी के जलने पर सीओ गैस निकलती है, जबकि एच के जलने पर हानिकारक गैस नहीं निकलती है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ऊपर बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए आकर आप। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, आप इसको एक बार देख लीजिए। 1 नंबर के लिए आपको बहुत लाभदायक है। इस चैप्टर से उठेगा जो भी, इससे बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा कौन? सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी है? CO2 है। CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों में विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कौन? कैडमियम का छड़ होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? 200 होती है MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक अप्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊपर बता चुके हैं एक बार बड़ा वाला में, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवने का देश किसे कहा जाता है? पवने का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला है जीवाश्म ईंधन का, लकड़ी है, गोबर गैस है, ये सभी है। आंसर क्या होगा? इन सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत किसे माना जाता था? घास को माना जाता था, लकड़ी को माना जाता, पवन को माना जाता, बहता जल को किसको माना जाता था? तो लकड़ी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, बायोगैस है। गोबर गैस का एक प्रकार की बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो क्या है? एक आंसर उसका क्या होगा? सौर ऊर्जा है। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो कितना % पाई जाती है? 75% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर सेल करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन है कौन? इसमें से कौन एक उत्तम ईंधन कौन है? तो इसका आंसर होगा जैव गैस। जैव गैस। ऑप्शन नंबर डी। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो कौन सा होगा? नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कट गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने किसका उपयोग? तो सिलिकॉन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए वाले देशों का प्रथम स्थान कौन सा माना जाता है? 5वां देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो कौन सा करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीईसी विद्युत संयंत्र के केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में ना, रॉन्ग, राजस्थान में है, डी। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर होगा तमिलनाडु, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, राज्य में कौन कौन सा है, कौन पूछता है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो कह सकेगा कैसे, कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहीं तक है, समाप्त हो गया। आप एक बार इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो आने से लिए इसके क्या वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।